हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेसन में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश की कुछ ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू जो हमारे डेली यूज में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं जहां पर एक घर में किसी का कॉल आता है और वाइफ पूछती है किसका फोन था इतनी सुबह सुबह, टाइम क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। देखिए, उन्होंने एक ही साथ 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इंग्लिश में वो कैसे बोल सकती हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किसका फोन था इतनी सुबह सुबह। किसका को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो हम कह सकते हैं whose, WHOSE। हुज कॉल वॉज इट, किसका कॉल था इतनी सुबह सुबह, मतलब सुबह में इतना जल्दी, तो हमने कह दिया सो अर्ली इन द मॉर्निंग। हुज कॉल वॉज इट सो अर्ली इन द मॉर्निंग। हम हु का यूज भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हु कॉल्ड सो अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कौन था जिसने कॉल किया इतना सुबह सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम क्या हुआ है। क्या वर्ड यूज आया है, क्या के लिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाट, सो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ ठीक तो है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब हस्बैंड से जवाब आता है, तुम बिना वजह ही चिंता करने लगती हो, सब कुछ ठीक है, 4:20 हो गए हैं। इंग्लिश में वो क्या बोल सकते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग वरीड फॉर नो रीजन, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स 20 minutes past 4। अब थोड़ा समझ लेते हैं। यू स्टार्ट गेटिंग वरीड मतलब तुम चिंता करना शुरू कर देती हो, चिंता करने लगती हो। फॉर नो रीजन यानी बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के। एवरीथिंग इज फाइन मतलब सब कुछ ठीक है, आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि सब कुछ जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज 20 minutes past 4। जब आपको 4:20 का वक्त बताना है तो आप कहेंगे 20 minutes past 4, यानी 4 बजने के बाद 20 मिनट और बीत चुके हैं। नेक्स्ट, लेकिन फोन पर था कौन और इतनी देर रात में कॉल करने की इतनी जरूरत क्या थी। देखिए, पहला क्वेश्चन है और दूसरा भी क्वेश्चन है, फोन पर था कौन। देखते हैं, but who was on the phone and what was so important that the caller had to call at this hour। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन फोन पर था कौन। कौन को हम हु से बताते हैं, लेकिन भी आया इसलिए हमने लगा दिया बट हु वाज ऑन द फोन, फोन पर था कौन। एंड मतलब और, व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट मतलब इतना जरूरी क्या था। दैट कि, अब लिंकिंग वर्ड है यहाँ दैट, कि द कॉलर हैड टू कॉल मतलब कॉल करने वाला, कॉलर का क्या मतलब है, कॉल जिसने किया था वो हैड टू कॉल करना पड़ा उसको एट दिस आर। एट दिस आर का मतलब इस समय पर। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, बट हु वाज ऑन द फोन एंड व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉलर हैड टू कॉल एट दिस आर। अब कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ता है, हस्बैंड का जवाब आता है, क्या तुम्हें दीपा बुआ याद है जो गांव में रहती थी। अब ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हमको बोलना है देखिए। डू यू रिमेंबर आर आंट दीपा फ्रॉम द विलेज। डू यू रिमेंबर मतलब क्या तुम्हें याद है, आर आंट दीपा मतलब हमारी दीपा बुआ, हमारी दीपा चाची, कुछ भी हो सकता है क्योंकि आंट का मतलब जो इंग्लिश में है बहुत वाइड है उसका मीनिंग। चाची, बुआ, मामी सबको आंट कहा जा सकता है। फ्रॉम द विलेज मतलब गांव से। सो डू यू रिमेंबर आर आंट दीपा फ्रॉम द विलेज। अब हम इंडियंस तो दीपा चाची ही बोलते हैं, दीपा बुआ डायरेक्टली बोल देते हैं, चाहे हम इंग्लिश में बोल रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप कह सकते हैं डू यू रिमेंबर आर दीपा बुआ फ्रॉम द विलेज, वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उनका कॉल था बताने के लिए कि वो 3 और लोगों के साथ यहाँ आने के लिए कल रात ट्रेन से निकले थे, यहाँ सुबह 3:30 बजे पहुंच गए हैं। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहला पार्ट है, कल रात ट्रेन से निकले थे तक। शी कॉल टू इन्फॉर्म अस दैट शी along with 3 other family members took a train last night to come here। देखिए, शी कॉल टू इन्फॉर्म मतलब उन्होंने कॉल किया था या उनका कॉल था बताने के लिए। इन्फॉर्म मतलब इन्फॉर्म करना, बताना। अस यानी हमको, दैट क्या बताना है वो बताने के लिए हमने दैट लगाया, लिंकिंग वर्ड हो गया। दैट शी
along with 3 other family members, मतलब वो तो आ रही हैं और किसके साथ आ रही है, 3 और फैमिली मेंबर्स के साथ, along with मतलब साथ में। took a train, ट्रेन ली थी उन्होंने, ट्रेन में चढ़े थे। कब, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। किस लिए चढ़े थे, टू कम हियर, यहाँ आने के लिए। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना, शी कॉल टू इन्फॉर्म अस दैट शी अलॉन्ग विथ 3 अदर फैमिली मेंबर्स टुक अ ट्रेन लास्ट नाइट टू कम हियर। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ सुबह 3:30 बजे पहुंच गए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दे रीच्ड हियर एट 3:30 इन द मॉर्निंग। आप 3:30 को 3:30 भी बोल सकते हैं, 3:30 भी बोल सकते हैं। 3:30 मतलब 60 मिनट्स का आर होता है, हाफ जो उसमें से आर है वो तो चला ही गया, तो हम कहते हैं 3:30। दे रीच्ड हियर एट 3:30 इन द मॉर्निंग। उन्होंने ऑटो कर लिया है और हमारे घर के रास्ते में है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं दे हायर्ड एन ऑटो एंड आर ऑन द वे टू आवर हाउस। देखिए, हायर एन ऑटो मतलब ऑटो को किराए पर लिया है, उसकी जो सर्विस देगा ऑटो वाला उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। हायर का मतलब ये होता है। एंड आर ऑन द वे मतलब वो रास्ते में है, ऑन द वे होना मतलब रास्ते पर होना, टू आवर हाउस हमारे घर के रास्ते पर है। नेक्स्ट है, ऐसे कैसे आ जाती है तुम्हारी बुआ अचानक से। क्वेश्चन है, देखिए फिर से, ऐसे कैसे आ जाती है। अब कैसे के लिए तो आपको वर्ड पता है, बट ऐसे कैसे को कैसे कहा जाता है देखते हैं। हाउ कम योर आंट कम सो सडनली विदाउट इन्फॉर्मिंग अस इन एडवांस। हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा, अगर कोई कुछ ऐसा करता है जिसका रीजन आपने पूछना है, तो आप कहते हैं हाउ कम, मतलब ऐसे कैसे हुआ। सो हाउ कम योर आंट कम्स, कैसे आ जाती है तुम्हारी बुआ, सो सडनली इतना अचानक से। सडनली का मतलब होता है अचानक। विदाउट इन्फॉर्मिंग अस इन एडवांस मतलब हमें बताए बिना। वाइफ कहती है उनको हमें पहले बताना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं लगता उनकी ये हरकत बहुत गैर जिम्मेदाराना है। इंग्लिश में वो कहेगी शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस इन एडवांस। Don't you think it is a little irresponsible on her part for not informing us in advance? देखिए, she should have informed us, इसका मतलब है उनको हमें पहले से बताना चाहिए था, जरूर बताना चाहिए था। इन एडवांस यानी पहले से। डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक का मतलब क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते। अब क्या नहीं सोचते, इट इज अ लिटिल इररिस्पॉन्सिबल, ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना है। ऑन हर पार्ट मतलब उनके पार्ट पर, उनकी तरफ से। फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग अस इन एडवांस, हमें पहले से नहीं बताना। सो हमारा पूरा सेंटेंस बना, शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस इन एडवांस। डोंट यू थिंक इट इज अ लिटिल इररिस्पॉन्सिबल ऑन हर पार्ट फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग अस इन एडवांस। नेक्स्ट है, इतनी सर्दी पड़ रही है, हमारे पास इतने सारे लोगों के लिए काफी बिस्तर और कंबल नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे इतनी सर्दी पड़ रही है, इसको बोल सकते हैं इट इज सो कोल्ड एंड वी डोंट हैव इनफ बेडिंग एंड ब्लैंकेट्स फॉर सो मैनी पीपल। वी डोंट हैव इनफ मतलब हमारे पास काफी नहीं है, काफी मात्रा नहीं है किसकी, बेडिंग एंड ब्लैंकेट्स, बिस्तर और कंबल की। ब्लैंकेट यानी होता है कंबल, बेडिंग यानी हमारा जो बिस्तर होता है उसे कहते हैं। फॉर सो मैनी पीपल मतलब इतने सारे लोगों के लिए। अब क्या करें, अभी सभी दुकानें भी बंद है और कम से कम 6 घंटे बाद खुलेंगी। अब क्या करें को क्या कहा जा सकता है इंग्लिश में, नाउ व्हाट टू डू। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू मतलब अब क्या करें, अब क्या करना है। ऑल द शॉप्स आर क्लोज नाउ मतलब सारी की सारी शॉप्स, ऑल द शॉप मतलब सारी की सारी शॉप्स, आर क्लोज नाउ बंद है, बंद पड़ी हैं अभी। एंड विल ओपन और खुलेंगी कब, इन एटलीस्ट 6 आवर्स कम से कम 6 घंटे में। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। वाइफ कहती है बिन बुलाए मेहमानों से मुझे सख्त नफरत है, मेरी सारी नींद बर्बाद हो गई। इंग्लिश में वो कहेगी आई स्ट्रांगली डिसलाइक अनइनवाइटेड गेस्ट्स, माई एंटायर स्लीप हैज बिन रूइंड। देखिए, स्ट्रांगली डिसलाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, डिसलाइक मतलब नहीं पसंद करना, ना पसंद करना। स्ट्रांगली डिसलाइक मतलब बहुत ज्यादा नफरत होना। अनइनवाइटेड गेस्ट यानी बिन बुलाए, जिनको इनवाइट ही नहीं किया गया, ऐसे मेहमान।
माई एंटायर स्लीप मतलब मेरी पूरी की पूरी नींद हैज बिन रूइंड। रूइंड का क्या मतलब है? बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना। सो नींद खराब हो गई। नेक्स्ट है, अरे तुम इतना क्यों बड़बड़ाती हो, चाहे दूर की ही हुआ हो, पर है तो रिश्तेदार ही, सब इंतजाम हो जाएगा, मन बड़ा रखो। इंग्लिश में वो कह सकता है, ओ वाई डू यू टॉक सो मच, इवन इफ शी इज अ डिस्टेंट रिलेटिव शी इज स्टिल फैमिली, एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड, हैव अ बिग हार्ट। अरे को हमने ओ से बता दिया, ये जस्ट एक बोलने का तरीका है, एक्सप्रेशन है, तो हमने ओ लगा दिया। वाई डू यू टॉक सो मच, तुम इतना क्यों बोलती हो, सो मच यानी इतना ज्यादा क्यों बोलती हो। इवन इफ शी इज अ डिस्टेंट रिलेटिव, डिस्टेंट का मतलब दूर और रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, डिस्टेंट रिलेटिव हो गया दूर का रिश्तेदार। अब हम बुआ के लिए कह रहे हैं इसलिए हमने शी लगाया। इवन इफ, इवन इफ का मतलब स्ट्रेस दिया है हमने, चाहे बुआ जो है वो दूर की रिश्तेदार हो, शी इज स्टिल फैमिली, फिर भी वो फैमिली है, रिश्तेदारी की है, परिवार की है। एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड, एवरीथिंग यानी सब कुछ, और फिर विल बी अरेंज्ड मतलब अरेंज हो जाएगा। हैव अ बिग हार्ट, मन बड़ा रखो या दिल बड़ा रखो। तो हमारा सेंटेंस बना, ओ वाई डू यू टॉक सो मच, इवन इफ शी इज अ डिस्टेंट रिलेटिव शी इज स्टिल फैमिली, एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड, हैव अ बिग हार्ट। अब वाइफ और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है, क्या कर लोगे तुम, क्वेश्चन है, क्या से शुरू हुआ है तो हम बोलेंगे व्हाट विल यू डू, क्या करोगे या क्या कर लोगे तुम। कहाँ से लाओगे एक्स्ट्रा बेड, घर में ना सब्जियां हैं ना दूध। वेयर विल यू गेट एन एक्स्ट्रा बेड फ्रॉम, देर आर नीदर वेजिटेबल्स नॉर मिल्क एट होम। देखिए कहाँ से लाओगे, वेयर फ्रॉम इसके लिए अप्रोप्रिएट है, मतलब कहाँ से लाओगे, कहाँ से वाला सेंस जो आए वो वेयर फ्रॉम से आता है। एक्स्ट्रा बेड मतलब जो बेड है उसके एक्स्ट्रा में, उसके एडिशन में बेड चाहिए, इसीलिए हमने लिखा एन एक्स्ट्रा बेड। अब देखिए, देर आर नीदर वेजिटेबल्स नॉर मिल्क एट होम, नीदर और नॉर का यूज हुआ है। नीदर यानी ना तो सब्जियां हैं ना ही मिल्क है। नेक्स्ट, उनको आते ही गरम गरम चाय भी तो चाहिए होगी, ना मतलब चाहिए होगी कि नहीं, ये वाला सेंस है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे, दे वुड ऑल्सो वॉन्ट हॉट टी एज सून एज दे अराइव, वुडंट दे। देखिए ये क्वेश्चन टैग है, दे वुड ऑल्सो वॉन्ट मतलब उनको चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, हॉट टी गरम चाय, एज सून एज जैसे ही वो आते हैं, दे अराइव यानी जैसे ही वो आते हैं, वुडंट दे अब हम कह रहे हैं चाहिए होगी कि नहीं, ये क्वेश्चन टैग का यूज है। वैसे भी तुम्हें फर्क क्या पड़ता है, सुनाएंगी तो वो मुझे ही। अब यहाँ सुनाने से मतलब क्या है, भला बुरा कहने से। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं, एनीवे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू यू, इट्स मी हु शी विल टोन। एनीवे का मतलब क्या है, वैसे भी। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक मतलब इससे फर्क क्या पड़ता है। ये फर्क ना पड़ने वाला जो सेंस है वो इसी सेंटेंस से हम व्यक्त करते हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अब हमने कहा तुमको, इसलिए हमने लगा दिया टू यू। इट्स मी ये मैं हूं, हु शी विल टॉन जिससे वो ताना मारेंगी या सुनाएंगी। यहाँ हु लिंकिंग वर्ड के जैसा है। नेक्स्ट कहेंगी, बहू तुम्हें तो घर चलाना ही नहीं आता। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, शी विल टेल मी दैट द डॉटर इन लॉ डजंट नो हाउ टू रन अ हाउस होल्ड। शी विल टेल मी मतलब वो मुझे कहेंगी, दैट द डॉटर इन लॉ मतलब जो बहू है, डजंट नो उसको आता ही नहीं, हाउ टू रन अ हाउस होल्ड इसका मतलब घर चलाना। टू रन अ हाउस होल्ड का मतलब होता है घर चलाना। पिछली बार जब वो आई थी तो मुझे इतना सुना कर गई थी, और बात सिर्फ इतनी थी कि चाय में अदरक थोड़ा ज्यादा हो गया था। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लास्ट टाइम व्हेन शी केम शी वाज सो रूड टू मी जस्ट बिकॉज देयर वाज अ लिटिल टू मच जिंजर इन द टी। देखिए लास्ट टाइम मतलब पिछली बार, व्हेन शी केम जब वो आई थी, शी वाज सो रूड टू मी मेरे साथ उनका बिहेवियर जो था वो बहुत रूड था। जब आप किसी के साथ रूड होते हैं ना, मतलब आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे, तो रूड वर्ड का मतलब ये होता है। अब आगे देखिए, जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज का क्या मतलब है, रीजन इतना ही था, बात सिर्फ इतनी ही थी, ये जस्ट बिकॉज का मतलब होता है। देयर वॉज अ लिटिल टू मच जिंजर इन द टी, चाय में जो अदरक था, जिंजर मतलब अदरक,
थोड़ा ज्यादा था। थोड़ा ज्यादा को कहने के लिए आप कहते हैं लिटिल टू मच। जैसे आपने कहा लिटिल टू मच शुगर, मतलब शक्कर थोड़ी ज्यादा थी। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना, लास्ट टाइम व्हेन शी केम शी वाज सो रूड टू मी जस्ट बिकॉज देयर वाज अ लिटिल टू मच जिंजर इन द टी। नेक्स्ट, फिर गांव वापस जाकर सारे रिश्तेदारों को बताएंगी कि बहू कितनी कामचोर है। इंग्लिश में वो बोलेंगी, देन आफ्टर गोइंग बैक टू विलेज शी विल टेल ऑल द रिलेटिव्स दैट आवर डॉटर इन लॉ इज वेरी लेजी। अब देन का क्या मतलब होता है, THEN, फिर, उसके बाद। अब किसके बाद, आफ्टर गोइंग बैक टू विलेज, गांव में वापस जाने के बाद। शी विल टेल ऑल द रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का क्या मतलब है, सारे रिश्तेदार। ऑल द रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदार को वो ये बताएंगी, दैट, दैट मतलब क्या बताएंगी उसके लिए, कि आर डॉटर इन लॉ, हमारी जो बहू है, इज वेरी लेजी, बहुत सुस्त है, काम चोर है। लेजी भी बोल सकते हैं, कुछ लोग यूजलेस वर्ड भी यूज करते हैं, लेजी अप्रोप्रिएट है काम चोर के लिए। वाइफ कहती है, क्या सोचेंगे सभी लोग मेरे बारे में। क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो इसके लिए जो वर्ड है वो है व्हाट। सो हमारा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट विल एवरीवन थिंक अबाउट मी। एवरीवन मतलब सारे लोग, अबाउट मी मतलब मेरे बारे में, और थिंक मतलब सोचेंगे। सो हमारा सेंटेंस बना, व्हाट विल एवरीवन थिंक अबाउट मी। हस्बैंड अब इरिटेट हो गया है, वो बोलता है, अरे चुप करो, घर में जो भी है उससे काम चल जाएगा, सुबह होने ही वाली है, मैं बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। अगर आपको किसी को चुप कराना हो तो आप क्या कहते हैं, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, या स्टे क्वाइट। आप ये भी कह सकते हैं पाइप डाउन, पाइप डाउन का मतलब भी होता है चुप करो। प्लीज स्टॉप टॉकिंग, वी विल मैनेज विद वॉट एवर इज अवेलेबल इन द हाउस, इट इज ऑलमोस्ट मॉर्निंग, आई विल गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग ऑल द थिंग्स। प्लीज स्टॉप टॉकिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वी विल मैनेज मतलब हम मैनेज कर लेंगे, काम चला लेंगे, किससे, विद वॉट एवर, जो भी है उसके साथ, इज अवेलेबल इन द हाउस, हाउस में जो भी अवेलेबल है उसके साथ हम काम चला लेंगे। इट इज ऑलमोस्ट मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग अभी कंप्लीट हुई नहीं है, होने ही वाली है, लगभग सुबह हो चुकी है। ऑलमोस्ट मॉर्निंग का मतलब ये है कि होने ही वाली है। आई विल गो टू द मार्केट मतलब मैं मार्केट जाऊंगा, एंड ब्रिंग और लाऊंगा ऑल द थिंग्स, जो भी सामान चाहिए वो। मुझसे नहीं बनता इतने लोगों का खाना, मेरे सर में दर्द है। अब इंग्लिश में हम कहेंगे, आई कान मेक फूड फॉर सो मेनी पीपल, आई हैव अ हेडेक। आई कान मेक फूड मतलब मैं खाना नहीं बना सकती, फॉर सो मेनी पीपल मतलब इतने सारे लोगों के लिए। आई हैव अ हेडेक, हेडेक का क्या मतलब होता है, सर में जब दर्द होता है ना, एक का मतलब होता है दर्द, और हेडेक का मतलब हो गया सर में दर्द। आई हैव अ हेडेक मतलब मेरे सर में दर्द है। नेक्स्ट, हे भगवान, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कहा था कि नहीं। अब हम कह सकते हैं, ओ गॉड आई टोल्ड यू दैट आई वुड हेल्प यू, डिडंट आई। देखिए, ओ गॉड तो एक एक्सप्रेशन है, आप कह सकते हैं हे भगवान के लिए ओ गॉड। मैंने तुम्हें बोला था या बोला ना कि, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बोला था। अब क्या बोला था, उसके लिए हमने लिंकिंग वर्ड यूज किया दैट। आई वुड हेल्प यू कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, डिडंट आई। अब हमने ये यूज किया है ये कहने के लिए कि बोला था या नहीं बताओ, तो टोल्ड यू सेकंड फॉर्म थी, इसीलिए हमने यूज किया डिडंट आई। मतलब हुआ कि मैंने तुम्हें कहा था हेल्प करूंगा, कहा था कि नहीं। अगर इस बार वो कुछ गलत कहेंगी तो मैं उनसे बात करूंगा इस बारे में, अगर वो ऐसा कहेंगी तो मैं ऐसा करूंगा। शर्त वाला वाक्य है, कंडीशन वाला वाक्य है, तो इफ से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इफ शी सेज समथिंग हर्टफुल दिस टाइम आई विल कॉन्फ्रंट हर अबाउट इट। देखिए, हर्टफुल का क्या मतलब है, गलत, ऐसा कुछ कहना जो चोट पहुंचा सके किसी आदमी को, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सके, उसके भावनाओं को हर्ट कर सके। सो इफ शी सेज समथिंग हर्टफुल दिस टाइम मतलब इस बार अगर वो कुछ कहती है जो ऐसा है जो तुम्हें बुरा फील कराए या जो गलत है, आई विल कॉन्फ्रंट हर। कॉन्फ्रंट का क्या मतलब होता है, सामना करना, फेस टू फेस किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन से बात करना जिसमें आपको कंफर्ट नहीं फील होता, कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी उस सिचुएशन को फेस करना, उसे कॉन्फ्रंटेशन कहा जाता है।
आई विल कॉन्फ्रंट हर अबाउट इट, मैं इसके बारे में उनसे बात करूंगा। नेक्स्ट है तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश में हम कहेंगे यू डोंट हैव टू वरी सो मच। डोंट वरी हम कहते हैं चिंता मत करो। अगर हम दूसरे को कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो तो हम कहेंगे यू डोंट हैव टू वरी सो मच, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो भी इतनी ज्यादा चिंता, इसीलिए हमने सो मच लगाया है। तुम तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें इस तरह कभी परेशान होने नहीं दे सकता। अर्धांगिनी वाइफ को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बेटर हाफ भी कहते हैं। यू आर माई बेटर हाफ, आई कैन नेवर लेट यू बी ट्रबल्ड लाइक दिस। बेटर हाफ का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, वाइफ को कहते हैं। अर्धांगिनी इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। आई कैन नेवर लेट यू बी, मैं तुम्हें कभी इस तरह होने नहीं दे सकता। क्या? ट्रबल्ड यानी परेशान। मैं तुम्हें कभी परेशान होने नहीं दे सकता, लाइक दिस, इस तरीके से। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना, यू आर माई बेटर हाफ, आई कैन नेवर लेट यू बी ट्रबल्ड लाइक दिस। मुझे लगता है कि तुम्हें बुखार है क्योंकि तुम आज मुझसे कुछ ज्यादा ही मीठी मीठी बातें कर रहे हो। इंग्लिश में हम कहेंगे आई थिंक यू हैव अ फीवर एज यू आर टॉकिंग एक्स्ट्रा स्वीट टू मी टुडे। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ। यू हैव अ फीवर मतलब तुम्हें बुखार है। एज यू आर टॉकिंग, एज का क्या मतलब है यहाँ पर? एज मतलब बिकॉज या सिंस, क्योंकि वाला सेंस। क्योंकि यू आर टॉकिंग एक्स्ट्रा स्वीट टू मी, तुम मुझसे ज्यादा ही मीठी तरीके से बात कर रहे हो। टुडे मतलब आज। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट जो है, आई थिंक यू हैव अ फीवर एज यू आर टॉकिंग एक्स्ट्रा स्वीट टू मी टुडे। नेक्स्ट है तुम नहीं सुधरने वाली, ताने मारे बिना तो तुम्हारा गुजारा नहीं। देखिए, जब हम किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में कहते हैं कि वो नहीं सुधर सकती, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं, तो जो उसके लिए वर्ड है वो है इनकॉरिजिबल, मतलब सुधारा नहीं जा सकता। तो यू आर इनकॉरिजिबल, यू कांट स्टे विदाउट टॉन्टिंग, तुम टॉन्ट किए बिना नहीं रह सकती। टॉन्ट मतलब ताने मारना। तो यू कांट स्टे विदाउट टॉन्टिंग, ताने मारे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।